So today we are going to discuss how proteins, carbohydrates, and lipids are digested by insects. So digestion होता क्या है बच्चे? कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो ब्रेक डाउन है लार्ज और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो मैक्सिमम डाइजेशन जो होती है बच्चे मिड गट में होनी है। सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो आपको मिड गट में होती हुई नजर आएगी। तो इंसेक्ट बच्चे डिफरेंट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स हैं इंसेक्ट के पास। कोई इंसेक्ट जो है वो लिक्विड फूड के ऊपर फीडिंग करता है, कि कोई इंसेक्ट जो है वो सॉलिड फूड लेता है, कोई ब्लड सक करता है, कोई प्लांट का सैप सक करता है, कोई नेक्टर जो है फ्लावर से वो निकालता है। बट मोर और लेस जो एंजाइम होते हैं बच्चे वो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि कोई भी फूड आप ले रहे हो उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, यही चीजें होने वाली हैं। और इन्हीं को आपने क्या करना है, इंसेक्ट ने ब्रेक डाउन करना है। लार्ज जो प्रोटीन इस इंसेक्ट ने ली हैं या कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, स्टार्च खाई है मान लो, तो उसको ब्रेक करना है ग्लूकोज में। तो एंजाइम जो आएंगे काम में वो कार्बोहाइड्रेटेजेस ही आएंगे, जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं, स्टार्च को ब्रेक करने वाले एंजाइम जो हैं। तो अगर हम देखें कि डिजेस्शन के लिए इसके पास कौन कौन सी एसोसिएटेड डिजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इसके पास लिवरी ग्लैंड्स और हेपेटिक सिकी होते हैं। तो वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्लैंड, दैट इज salivary glands. तो दे हैव पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स बच्चे, जो कल भी हमने स्ट्रक्चर में थी उसमें आपको एक लेफ्ट सिलिवरी ग्लैंड मैंने आपको दिखाई थी। तो सिलिवरी ग्लैंड जो हैं वो जैसे फर्दर डिवाइडेड होती हैं। एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम लोब्स बोलते हैं। सो पेयर ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। और each salivary gland have lobes and reservoir. आप ये भी बोल सकते हो कि divided into lobes, that is grapes like structure, and thin and transparent reservoir.
ये है बच्चे सिलिवरी ग्लैंड और ये है रिजर्वायर। ये दोनों आपको रिजर्वायर नजर आ रहे हैं। और ये जो हैं ये सिलिवरी ग्लैंड है जो आपको रिजर्वायर को कवर करती हुई नजर आ रही है। और ये जो डक्ट आ रही है, दिस डक्ट, दिस इज कॉल्ड रिजर्वायर डक्ट। और ये जो डक्ट आ रही हैं छोटी छोटी, ये सिलिवरी ग्लैंड से आ रही है, इसको हम बोलते हैं सिलिवरी डक्ट। और यहाँ पे सिलिवरी डक्ट और रेजरवायर डक्ट मिलके एक कॉमन डक्ट बन रही है। कॉमन डक्ट हम इसको बोलते हैं। कई जगह पे इसको लिखा होता है बच्चे इफरेंट सिलिवरी डक्ट। और यहाँ से सलाइवा जो है वो बाहर सैलिवेरियम में रिलीज किया जाता है। सैलिवेरियम बच्चे स्पेस होती है माउथ के अंदर, माउथ के पास, यहाँ से सलाइवा जो है वो रिलीज किया जाता है। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो एक्सो डाइजेशन करते हैं, मतलब उनकी डाइजेशन जो है बॉडी से बाहर होती है, जैसे हाउस फ्लाई हैं या कुछ अदर फ्लाइज हैं, वो सलाइवा बाहर फेंकती हैं, जो बाहर फूड पड़ा है उसके ऊपर सलाइवा रिलीज कर देती हैं ताकि वो बाहर ही डाइजेस्ट हो जाए और उसको स्पॉन्जिंग कर ली जाए फिर, क्योंकि दे हैव अ स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट सो दैट दे कैन स्पॉन्ज दी डाइजेस्टेड जो फूड है उसको, वो जो है वो उसके बाद स्पॉन्जिंग करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं सीधा। बट मोस्टली जो डाइजेशन है बच्चे इंटरनल है, बॉडी के अंदर होती है, जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स हैं, मेजॉरिटी जो इंसेक्ट्स की हम बात करें। तो डाइजेशन के लिए जो मेन चीज है वो बच्चे वेंट्रिकुलस, जिसको हम मिड गट बोलते हैं। अगर मैं मिड गट आपको थोड़ी सी यहाँ पे बना के दिखाऊं, क्रॉप के बाद यहाँ पे डाइवर्टिकुलम था और यहाँ पे होती है आपकी वेंट्रिकुलस, ये मिड गट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थे आपके हेपेटिक सिक्की, और यहाँ पे थे आपके मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मतलब इसके बाद जो है पीछे हैंड गट शुरू हो गई थी। तो दिस इज द मिड गट, जिसको आपने नाम दिया था बच्चे वेंट्रिकुलस। इस वेंट्रिकुलस में बच्चे मैक्सिमम डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन होती है, इसकी वॉल है। बट इसके अंदर ना एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपको एक ऐसे पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन नजर आएगी inside the ventriculus, not proventriculus. This is called as peritrophic membrane. इस पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन का काम क्या है बच्चे? फूड यहाँ पे है, फूड आपका क्रॉप से होता हुआ, फूड गलेट के थ्रू, दिस इज गीजर नॉट गलेट, गीजर, गीजर और प्रोवेंट्रिकुलस के थ्रू पहुंचेगा फूड पार्टिकल आपका यहाँ पे मिड गट के अंदर, दैट इज वेंट्रिकुलस के अंदर। तो ये फूड जो होता है बच्चे, इस फूड में कुछ भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, स्टोनी भी हो सकता है। तो वो फूड जो है इसकी वॉल को डैमेज कर सकता था, इस वॉल को। बट क्योंकि बीच में ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है वो फूड को इस वॉल तक पहुंचने नहीं देती।
क्योंकि बच्चे इस वॉल के पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए माइक्रोविलाइज होती हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। और इस वॉल के अंदर, इसकी मिडगट की वॉल के अंदर बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं। ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये एंजाइम रिलीज करते हैं। अगर ये फूड जाके इस वॉल के साथ टकराएगा, जो मिडगट की वॉल है, तो ये माइक्रोविलाइज को और गॉबलेट सेल्स को, दैट मीन्स जो डाइजेशन में सेल्स रोल प्ले करते हैं मिडगट के अंदर, जो डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, उन सेल्स को ये फूड जो है बच्चे ये डैमेज कर सकता है, और माइक्रोविलाई को भी ये डैमेज कर सकता है। तो पहला फंक्शन है पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्ट करना मिडगट की वॉल को। मिडगट्स वॉल। दूसरा, इस फूड के साथ बच्चे कोई माइक्रोब, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जो है वो एंटर कर सकती है बॉडी के अंदर। ये जो पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन है, ये भी अलाउ नहीं करेगी बैक्टीरिया वगैरह को पास करने के लिए, क्योंकि इसका पोर साइज इतना कम होता है कि कोई भी सेल जो है इसके थ्रू यहाँ से सेल जो है वो पास नहीं कर सकते। कोई भी माइक्रोब जो है वो यहाँ से पेनिट्रेट करके या पास करके जो है वो मिडगट की वॉल, क्योंकि अगर वो मिडगट में चला गया वॉल में, तो मिडगट की वॉल में तो माइक्रोबिलाई प्रेजेंट है, और माइक्रोबिलाई में एब्जॉर्प्शन हो जानी है। एब्जॉर्प्शन होकर वो माइक्रोब जो है वो इंसेक्ट के हेमोलिम्फ में या बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो वो जाके उसको बीमार कर सकता है। तो ये माइक्रोब्स की एंट्री को भी प्रिवेंट करती है। माइक्रोब्स यहीं पड़े रह जाएंगे और यहीं से बाहर चले जाएंगे बॉडी से, रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू होते हुए। इन माइक्रोब्स, अगर कोई माइक्रो फूड के साथ एंटर कर भी गया है, तो यहाँ से इनको बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा। यहाँ से रेक्टम और एनस के थ्रू इनको बॉडी से बाहर, क्योंकि ये जो हाइंड गट है, यहाँ से तो कोई रीअब्जॉर्प्शन होती नहीं है। हाइंड गट से तो सिर्फ वाटर बाहर जा सकता है, वो भी रेक्टम के थ्रू, और कोई भी चीज यहाँ से बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती वाटर के सिवाय। और फोरगट्स में भी, क्योंकि मैंने आपको पहले कल भी बोला था कि फोरगट और मिड हाइंडगट जो हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और इनके ऊपर आपको एक एक्टोडर्मल लेयर और काइटिन की लेयर जो है वो देखने को मिलती है। सो दैट मीन्स द मेन फंक्शन ऑफ पेरिट्रोफिक मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट करना है मिडगट की वॉल को फ्रॉम हार्ड फूड पार्टिकल्स, हार्ड फूड पार्टिकल से भी बचाना हो सकता है, और फ्रॉम माइक्रोब्स। माइक्रोब जो हैं उनसे भी बचाना हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी चीज से जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो उसके बाद हम बात करें अगर बच्चे डाइजेशन की, तो ये तो काम था स्लिवरी ग्लैंड्स की भी। अगर हम बात करें तो आपके सामने रेजरवायर का काम क्या है, अगर मैं आपको बताऊं बच्चे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, इन्होंने जो स्लाइवा प्रोड्यूस करना है वो यहाँ पे रेजरवायर में स्टोर हो जाना है। रेजरवायर इज ए स्टोरिंग स्ट्रक्चर फॉर स्लाइवा। तो यहाँ से वो स्लाइवा जो है इस रेजरवायर डक्ट के थ्रू होता हुआ वो यहाँ से बाहर रिलीज किया जाता है। तो दैट मीन्स ये एग्जिट पॉइंट है। जो है यहाँ से स्लाइवा जो है बाहर जाएगा, और रेजरवायर का काम है कि स्लाइवा को होल्ड करके रखे, स्टोर करके रखे जब तक जरूरत नहीं है उस एनिमल को। अगर हम देखें बच्चे स्लाइवा के अंदर क्या क्या हो सकता है, स्लाइवा का काम क्या हो सकता है, स्लाइवा का फंक्शन अगर हम बात करें, तो स्लाइवा में ऑब्वियसली डाइजेस्टिव एंजाइम तो है ही, बट स्लाइवा का मेन काम होता है मॉइस्टनिंग ऑफ फूड पार्टिकल।
for easy mastication by mandibles. तो ये फूड को बच्चे सॉफ्ट कर देता है ताकि जो मैंडिबल्स हैं वो इजीली क्या कर सके, फूड को मैस्टिकेट कर सकें, स्मॉलर पीसेस के अंदर कट कर सकें। जितना फूड सॉफ्ट होएगा, मॉइस्ट होएगा, तो उतना ही इजी है उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक कर पाना। दूसरा, स्लाइवा के पास बच्चे कुछ लाइसोजाइम्स होते हैं, ताकि अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया अंदर आ भी रहा है तो स्लाइवा के साथ वो जब मिक्स होगा तो स्लाइवा के पास जो लाइसोजाइम्स है वो किसी माइक्रोब्स जो हैं अगर फूड के अंदर, तो उनको किल कर सके। बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, फंगस के जो सेल्स अगर आ रहे हैं, हाइफी आ रहे हैं, तो उनको वो किल करने का काम जो है वो कर सकता है। बट मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा जो है बच्चे, वो डाइजेशन ऑफ फूड है, और स्पेशली द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। क्योंकि अगर प्लांट फूड के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट डिपेंड कर रहा है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च कोई डाइजेशन का काम है, सिलिवरी अमाइलेज जो एंजाइम है। आपको सलाइवा के अंदर बच्चे मोस्टली सभी एनिमल्स के अंदर सिलिवरी अमाइलेज देखने को मिल जाता है, और मेन काम इसका है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो अगर किसी एनिमल की डाइट में स्टार्च है तो अमाइलेज एंजाइम उसको ब्रेक करता है बच्चे माल्टोज में। स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं बच्चे? हम कार्बोहाइड्रेट्स को सेकेराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? सेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे मोनोसेकेराइड, जैसे एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, ग्लूकोज, चार ग्लूकोज, पांच, नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड अगर चेन में लगे हैं तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बना है, उसको हमने नाम दिया है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड मतलब जिसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड हैं। मोनोसेकेराइड क्या होता है? एक सिंपल शुगर की जो यूनिट होती है, चाहे आप ग्लूकोज ले लो, ग्लैक्टोज ले लो, फ्रक्टोज ले लो, दीज ऑल आर मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स बहुत ही सिंपलर यूनिट होती है बच्चे शुगर की, दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। अब ग्लूकोज को फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते। स्टार्च को आप माल्टोज में कर लोगे। माल्टोज भी बिल्कुल सिंपल नहीं है, माल्टोज इज ऑल्सो ए डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मीन्स इसमें दो मोनोसेकेराइड की यूनिट रह गई है, फर्स्ट सेकेंड, और इसमें एन नंबर है। एन नंबर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पॉलीसेकेराइड। 1,00,000 भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपस में चेन से ज्वाइंट हैं, तो दैट इज व्हाई दिस स्ट्रक्चर, एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड, एंड स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड, cellulose is an example of polysaccharide, glycogen is an example of polysaccharide। तो पॉलीसेकेराइड कोई भी हो सकता है, सेलुलोज हो सकती है, काइटिन हो सकता है, स्टार्च हो सकती है, ग्लाइकोजन हो सकता है, ये सारी एग्जांपल हैं पॉलीसेकेराइड की। ग्लाइकोजन भी तो इंसेक्ट खा सकता है। इसके अलावा सेलुलोज, अगर प्लांट फीड लीव खा रहा है कोई, तो लीव में सबसे ज्यादा सेलुलोज मिलेगा आपको, तो सेलुलोज है। बट ये जो एंजाइम है अमाइलेज, ये सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को ब्रेक नहीं करता है। ये कौन से पॉलीसेकेराइड को ब्रेक कर रहा है? स्टार्च को। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सारी एग्जांपल हैं किसकी जी? पॉलीसेकेराइड की। तो इसने भी इसको जो ब्रेक किया है, बिल्कुल सिंपलर में ब्रेक नहीं किया। अभी भी दो मोनोसेकेराइड यूनिट, अभी भी दो ग्लूकोज चेन में लगे हुए हैं। पॉलीसेकेराइड जो स्टार्च है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज चेन में लगे हुए हैं। तो इसने यहां से तोड़ दिया, मतलब इसको दो दो पीसेस में ब्रेक कर दिया सिलिवरी माइलेज ने।
तो यहाँ पे 2-2 के ऐसे 3, मान लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मान लो कि 6 है n। वैसे इतना छोटा पॉलीसेकेराइड कोई होता नहीं है जिसमें 6 ही ग्लूकोज हों या 6 ही मोनोसेकेराइड हों, बट मान लो कि ये जो स्टार्च है इसमें 6 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो 2-2 के 3 में ब्रेक कर देगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल आपको माल्टोज के बनते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। सो माल्टोज इज ए डाइसेकेराइड। हमारा जो डिएशन का रोल है या डिएशन से मतलब है, हमने ये बोलता है कि डिएशन इज ए प्रोसेस इन विच लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड स्मॉल सब्सटेंसेस, और इन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में हमें उनको कन्वर्ट करना है। तो अभी भी ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुए क्योंकि अभी भी 2 ग्लूकोज आपस में लिंक्ड है, हमें इसको भी फर्दर आगे तोड़ना पड़ेगा, माल्टोज को भी यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा हमें। माल्टोज को आगे ब्रेक करोगे तो दोनों ग्लूकोज, ये ग्लूकोज अलग ये ग्लूकोज अलग, फिर जाके हम बोलेंगे कि अब जी स्मॉल एंड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जाके ये क्या हो गया जी, स्मॉल एंड सिंपल, तो मतलब हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुंचना है, बट अभी तक हम यहाँ से चलें और यहीं पहुंचेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही एंजाइम की हमने अभी तक बात की है, दैट इज अमाइलेज। तो अमाइलेज ने स्टार्च को इसमें तोड़ना है, आगे फर्दर जो ब्रेकडाउन होनी है वो तो दूसरा एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम होगा जी माल्टेज। बट ये माल्टेज एंजाइम जो है ये स्लाइवा में नहीं मिलेगा आपको। माल्टेज एंजाइम जो है वो स्लाइवा से क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो अभी हम स्लाइवा की डाइजेशन की ही बात कर रहे हैं। तो मतलब अभी तक आपकी जो स्टार्च है, स्लाइवा जो है वो स्टार्च को ब्रेक करना तो शुरू करेगा, बट बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं करेगा। अमाइलेज स्टार्च को डाइसेक्राइड में कन्वर्ट करेगा जिसमें 2-2 ग्लूकोज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं या नजर आते हैं। तो ये काम है बच्चे स्लिवरी माइलेज का। स्लिवरी माइलेज जो है वो सिर्फ स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज के अंदर। तो माल्टोज को फर्दर हमें माल्टेज एंजाइम आएगा जब ये मिड गट में पहुंच जाएगा। स्टार्च की डिजेशन माउथ में थोड़ी सी शुरू हो सकती है, थोड़ी सी क्रॉप में हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो अगर इंसेक्ट ने स्टार्च खाया है और सलाइवा जो है वो भी माउथ में ही है, तो वो सलाइवा के पास स्लिवरी माइलेज है, तो थोड़ी बहुत ही स्टार्च जो है उसकी डिजेशन शुरू हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि सारी की सारी स्टार्च जो है वो माउथ में या क्रॉप के रीजन में डाइजेस्टेड हो जाएगी। मैक्सिमम डाइजेशन मैंने फिर बोला है आज आपको मिड गट के अंदर ही होती है। 90% से ज्यादा जो डाइजेशन इंसेक्ट्स में होनी है, तो 5-7% स्टार्च जो है वो माउथ में या क्रॉप में डाइजेस्ट हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है इनटू माल्टोज। बाकी की जो स्टार्च है वो मिड गट में पहुंचेगी और साथ ही में एंजाइम पहुंचेगा माइलेज। तो वो एंजाइम जो है फिर वो मिड गट के अंदर धीरे धीरे स्टार्च को कन्वर्ट करना शुरू करेगा माल्टोज में। तो पहला, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चे आज, तो इस कार्बोहाइड्रेट की रिएक्शन में पहला मॉलिक्यूल स्टार्च जो है वो माइलेज की हेल्प के साथ माल्टोज में कन्वर्ट किया है हमने। तो माल्टोज जो है वो आगे चल के माल्टेज की हेल्प के साथ दोनों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स आपकी स्टार्च को अगर आपने सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है तो 2 एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, अमाइलेज एंड माल्टेज। फिर जाके आपका जो स्टार्च है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो कि एब्जॉर्ब हो सके। जो कि एब्जॉर्ब हो सके उस फॉर्म में फिर जाके आपकी स्टार्च जो है बच्चे वो कन्वर्ट होएगी। तो हमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्योंकि आप चाहते हो कि ये जो स्टार्च यहाँ पहुंची है, मान लो जो फूड जो है ये स्टार्च है,
ये स्टार्च यहाँ पे ग्लूकोज बनेगी। ये ग्लूकोज तभी बच्चे इस वॉल के अंदर, मिडगट की वॉल के अंदर जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होके मतलब कहाँ जा सकती है, इंसेक्ट के ब्लड में। अगर आपने कोई खाना खाया है और वो खाना यहीं से बाहर चला जाए तो क्या खाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो खाना एब्जॉर्ब होना चाहिए। और वो फूड जो है वो तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक वो सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आपने स्टार्च खाई है, स्टार्च आपका फूड है, तो स्टार्च एज इट इज थोड़ी ना यहाँ से वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकती है, क्योंकि स्टार्च तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टार्च मिडगट की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। दैट इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट दैट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है, बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस है, और ग्लूकोज इजिली यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस मिडगट की वॉल में चला जाएगा, क्योंकि इसमें माइक्रोविलाई आपको नजर आ रही हैं। माइक्रोविलाई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे एक लाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वॉल में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं। इनको हम नाम देते हैं माइक्रोविलाई। काम इनका क्या है, फूड की एब्जॉर्प्शन का। करती क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। एक लाइन बच्चे मैंने ऐसे सीधे खींच दी, यहाँ पे एक लाइन में मैंने ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दी। लाइन दोनों बराबर ही हैं, लेंथ ऑफ लाइन जो है वो दोनों की सेम है। मान लो ये दो वॉल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी। अब इन दोनों में से क्या इस लाइन का सरफेस एरिया ज्यादा है या इसका सरफेस एरिया ज्यादा है? ऑब्वियसली नंबर 2 वाली जो है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि इसके पास इतना एरिया ज्यादा है। ये वाला, ये एरिया ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है, ये भी ज्यादा है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा किसी वॉल के पास, उतनी ही उसके थ्रू एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगी और जल्दी होगी। तो दैट मीन्स जो आपकी माइक्रोविलाई हैं, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है बच्चे, माइक्रोविलाई जो हैं वो इंक्रीज कर देते हैं। तो स्टार्च की हम बात कर रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्च बच्चे इस तरीके से डाइजेस्ट हो सकती है। अगर आप रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पहले कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें, सो दैट इज ए स्टार्च। अब बच्चे सेलुलोज भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है। बच्चे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसी भी एनिमल के पास कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी सेलुलेज एंजाइम। हमारा अपना खुद का कोई भी सेलुलेज एंजाइम हमारी बॉडी जो है बच्चे वो नहीं बनाती है। बट फिर भी कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। अगर हम बात करें सेलुलोज की, तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, बट मेजॉरिटी एनिमल्स जो हैं, ज्यादातर 98-99% एनिमल्स जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, because animals do not have cellulase enzyme, or animals do not produce cellulase enzyme। but फिर भी some insects can digest cellulose। जैसे टर्माइट्स की अगर हम बात करें बच्चे, टर्माइट्स दीमक जो है वो तो लकड़ी खाती है, और लकड़ी प्लांट से बनती है, और लकड़ी में मैक्सिमम सेलुलोज ही होता है। तो फिर वो लकड़ी को जो खा रही है उसको फिर जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट कैसे हो रही है? टर्माइट के पास ऐसा क्या है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाती है? क्योंकि टर्माइट भी एक इंसेक्ट है, एक एनिमल है, तो उसके पास भी ऑब्वियसली सेलुलोज एंजाइम जो है, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, सेलुलेज, ये नहीं होगा।
तो फिर ये लकड़ी को खा के अपना गुजारा कैसे कर रही है? इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है अगर इसके पास मैक्सिमम फूड में सेलुलोज इन्वॉल्व है? बच्चे, ये क्या करती है इसकी बॉडी में ना एक पैरासाइट जैसे हमारी बॉडी में रहता है, उसको हम पैरासाइट तो नहीं बोलेंगे, सिम्बियोटिक एसोसिएशन में एक प्रोटोजोआ रहता है इसकी इंटेस्टाइन के अंदर। वो मतलब ये है कि जो टर्माइट है वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में जा चुकी है एक प्रोटोजोआ के साथ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ हम उसको बोलते हैं। सो टर्माइट्स क्या हैं एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो हैं बच्चे, ये गए हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन में। और वो सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होता है बच्चे? बड़ी सिम्बियोटिक एसोसिएशन और सिम्बायोसिस, अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों को इकट्ठा रहने से कोई बेनिफिट होता है तो फिर दोनों को इकट्ठे रहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अब देखो, टर्माइट खा रही है लकड़ी, दीमक जो है वो अगर लकड़ी खाएगी तो सेलुलोज जो है वो मैक्सिमम खाएगी वो, और अगर उसका सेलुलोज डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया तो उस टर्माइट को, उस लकड़ी को खाने का फायदा कुछ नहीं हुआ। अगर आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा तो आप खाते जा रहे हो, उसको खाने का फायदा क्या? क्योंकि आपके पास उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम ही नहीं है। तो बेटर है कि आपकी बॉडी में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिसके पास वो एंजाइम है, दिस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कैन प्रोड्यूस सेलुलेज, ये सेलुलेज एंजाइम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर ये आपके इंटेस्टाइन में रह रहे हैं तो आपके इंटेस्टाइन को भी वो सेलुलेज एंजाइम देंगे ये। बदले में क्या ले रहे हैं? आपके इंटेस्टाइन में रहने के लिए जगह ले रहे हैं, प्लस आपने जो फूड खाया है उसका थोड़ा सा हिस्सा ये ले लेंगे। जो ये सेलुलोज अपने लिए डाइजेस्ट करेंगे, मैक्सिमम सेलुलोज तो वो आप ही को देंगे ना, आपकी बॉडी में रह रहे हैं तो। जो सेलुलोज डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, तो थोड़ी सी ग्लूकोज अगर ये खुद ले लेंगे तो क्या हर्ज है? तो मतलब टर्माइट्स की बॉडी में एक प्रोटोजोआ रहता है, वो प्रोटोजोआ प्रोड्यूस करता है सेलुलेज एंजाइम, और ये सेलुलेज एंजाइम जो है, ये सेलुलोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है और पॉलीसेकेराइड है, इसको ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, जो कि मोनोसेकेराइड है। तो दैट मीन्स सेलुलोज को ग्लूकोज में, मोनोसेकेराइड में सिंपल ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और ये सिंपल मॉलिक्यूल है। टर्माइड को मतलब है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल में कन्वर्ट कर दे, कोई भी कर दे। तो उसकी बॉडी में एक प्रोटोजोआ रहता है। सिम्बियोसिस का मतलब हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं, दोनों को फायदा है। देखो, उस फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन को बच्चे रहने की जगह मिल रही है, उसको खाना मिल रहा है। बदले में टर्माइट क्या चाहती है कि भाई तू मेरी जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करके मुझे दे दे। तो उस प्रोटोजोआ का क्या जाता है, अगर ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस कर लेगा, अगर उसके टर्माइट के इंटेस्टाइन में ज्यादा सेलुलोज है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा सेलुलेज नाम का एंजाइम पैदा करेगा। तो दैट मीन्स ये जो इंसेक्ट्स हैं, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिम्बियोटिक एसोसिएशन। तो ये बच्चे सेकंड कार्बोहाइड्रेट हमने देखा है कि स्टार्च के बाद जो सेलुलोज है, इसको किस तरीके से डाइजेस्ट किया जा सकता है। ये मीटिंग ओवर होने वाली है। नेक्स्ट मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स के अंदर, और वो कौन से एंजाइम है जिसकी हेल्प से वो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं।